हमारे देशभक्त भाइयों और बहनों, हम सबको मैं आज इस विशेष सेशन के लिए आप सभी को देख करके बहुत खुश हूँ। और खुशी का कारण यह है कि सब सुलझे हुए लोग हैं और आपकी इस देशभक्ति को मैं सशक्त नमन करता हूं कि आप अपना ये 6 दिन का समय निकालना कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन आपका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण है यह इसका सबूत है कि आप इस देश में व्यवस्था का परिवर्तन हो और यह देश शोषण मुक्त हो, इसके लिए आप के अंदर किस तरह का उत्साह है ये आज देखने को मिल रहा है। और मैं सबसे पहले आप सभी को सादर नमन और वंदन करता हूं। आज आपके पास भरपूर समय है और मेरे पास तो समय ही समय है। जैसा कि बल्हारा जी ने बताया, हम वैसा ही चलेंगे और आपको पूरी तरह छूट मिलेगी कि जैसा क्वेश्चन हो, जिस तरीके का हो, मुद्रा से संबंधित आप जिस प्रकार की जिज्ञासा हो आप मेरे सामने रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा मेरी जो भी जानकारी है उसके अनुसार आपको संतुष्ट कर दूं। इसमें कुछ नए लोग हैं, मैं मुद्रा पर थोड़ा सा बस बात बोलूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा। देखिए, हमारा देश शुरू से ही, आज से नहीं, युगों युगों से यहां लक्ष्मी का वास था और जहां लक्ष्मी रहती है तो उस लक्ष्मी का यह स्वभाव है कि वहां अभाव नहीं रहता है। यही पहचान है लक्ष्मी की, यही पहचान है कि जहां लक्ष्मी हो वहां अभाव नाम की कोई चीज नहीं रहती। और दूसरा एक होता है दरिद्र, एक होता है लक्ष्मी और एक होता है दरिद्र। दरिद्र का क्या स्वभाव है, क्या पहचान है? तो वो जहां रहता है वहां समझ लीजिए कि अभाव ही अभाव है, समस्या ही समस्या है। जहां समस्याओं से मुक्ति न मिले, जहां सारे अशुभ सर पे खड़े हों, समझ लीजिए कि वहां दरिद्रता का वास है, निवास है। और जहां सिर्फ खुशी हो, मंगल हो, किसी भी प्रकार का कोई अभाव न हो, अगर ऐसा कहीं देखिए तो समझ जाइए कि यहां लक्ष्मी विराज रही है। ठीक इसी तरीके से अपना देश हुआ करता था, हमारे भारत का इतिहास है। मैंने बहुत संक्षिप्त में कुछ शब्दों में ही ये बात रख दी। ये व्यवस्था कैसे गड़बड़ हुआ, तो जो उस समय के दरिद्र थे उन लोगों ने वो जैसा स्वभाव होता है, जैसा व्यक्ति का विचार बनता है, वैसा ही वो स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। आप जब पश्चिम के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि जिस समय हमारा देश अपने चरमोत्कर्ष पे था, हर क्षेत्रों में, कला में, साहित्य में, धन धान्य में, हर चीज में हम बहुत आगे थे। और उधर अभी कुछ भी नहीं था, वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि शिक्षा क्या है। और मतलब मैं अभी जो दरिद्र और लक्ष्मी का समझाया है, समझिए कि एकदम वो दरिद्र थे। और उन्होंने जब हमारे बारे में देखा, जाना, सुना तो उनकी आंखें चौंधिया गई और फिर उन्होंने सोचा कि
इन समूहों को कैसे हम अपने कब्जे में करें, गुलाम बना लें। और यहीं से ये पश्चिमी आक्रमण शुरू होता है और करीब आज 300 साल पहले जब अंग्रेज आते हैं, वहीं से सारी व्यवस्था की गड़बड़ी शुरू की जाती है। और उनका दो पर विशेष रूप से हमला था। एक था शिक्षा पे, क्योंकि वही ज्ञान था हमारे देश का जो हर व्यवस्था को ठीक करने में ज्ञान की ही जरूरत पड़ती है। और हमारे देश का प्रथम, ये मैं कहूँगा कि अगर कुछ था इस देश का, सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस देश के लोग ज्ञानी हुआ करते थे। अनपढ़ और गंवार तो थे ही नहीं। ऐसे करके ये लोग अटैक किए और सबसे पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति को और मुद्रा पद्धति को, जो हमारे यहाँ मुद्रा चलती थी, उसको इन लोगों ने ध्वस्त किया। कैसे ध्वस्त किया इसको आप लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं, मैं बता दूं। हमारे देश में जो सैद्धांतिक मुद्रा चलती थी, अब तक तो मैंने रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको बताया था कि ये 777 मिलीग्राम सोना बराबर 1 रुपया और एक जो चांदी का सिक्का होता है, मैंने जो दिखाया ये आपके सामने, ये रुपया वास्तव में कहा जाए तो ये भी रुपया सही नहीं है। सही रुपया क्या था? तो ये जो 1 तोले चांदी में लगभग 8% इसमें मिक्स कर दिया गया। ये 92% शुद्ध है और 8% इसमें मिक्स किया गया है। किसको? ठीक है। तो उस समय ये जो 92% की शुद्धता थी, ये 92 नहीं, इसके पहले 100% की शुद्धता थी। हजारों साल पहले से। नहीं, नीचे रखिए, नीचे रख दो, नीचे बस यही रख दो, ये हाँ हो जाएगा, ठीक है। बस इसको वहाँ रख दीजिए। हाँ हो गया, अब ठीक हो गया, एकदम सही है। इस व्यवस्था को कहां बिगाड़ा गया? देखिए, ये छोटी सी चीज थी और आगे चल के कैसे कैसे इन अंग्रेजों ने इसको तोड़ा है। इसको पकड़ना, इसके गहराई में जाना, इसके जड़ में जाना बहुत मुश्किल है और किसी ने भी आज तक उस गहराई में जाने की या तो हिम्मत नहीं की या पहुंच नहीं पाए, जो भी बात हो। ये जो गहराई में मैं भी घुसा तो मेरा भी इतिहास बड़ा निराला है। मैं तो सब छोड़ छाड़ के घर बैठ गया था, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा हुई कुछ इस तरीके की, फिर उसमें लगे और लगने के बाद जब कुछ हाथ लगा तो फिर आदमी आगे बढ़ा। उसकी भी बाद में हम बताएंगे। तो मैं बता रहा था कि 82% ये शुद्धता, 92% की जो शुद्धता है ये सही नहीं है। इसके पहले जब जाएंगे, जो हजारों बरस से चला आ रहा था, जिसे शेरशाह सूरी ने रुपया नाम दिया, मैं उस रुपया की बात कर रहा हूं। वो शुद्ध चांदी था, पूरे 100% शुद्धता वाला, 99.99 पॉइंट की शुद्धता वाला, जिसे 100% माना जाता है। वो 100% प्योर चांदी और 100% शुद्ध सोना 1 तोला, 11 ग्राम 664 मिलीग्राम को 1 तोला बोला जाता है। 11 ग्राम 664 मिलीग्राम सोना और इतना ही वजन का चांदी, ये 2 सिक्के बने, जिसका नाम पड़ा चांदी वाले सिक्के का नाम रुपया पड़ा और जो सोने का सिक्का बना उसका नाम मोहर पड़ा या 10 रुपया। कितना? 10 रुपया।
यह सैद्धांतिक मानक है मित्रों, यह 100% शुद्ध है। जैसे सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में करती है, यह सिद्धांत है। इसको दुनिया की कोई संसद न घटा सकती है ना बढ़ा सकती है। ठीक उसी तरीके से ये जो रुपया बना वह 1 तोला कितने का, 1 रुपये का नाम पड़ा, 1 तोला शुद्ध चांदी का। और जो सोना का मुहर उसको नाम दिया गया, जो सोने का सिक्का था उसका नाम दिया गया मोहर। वहीं से मुहर शुरू होता है और रुपया शुरू होता है। यह शेरशाह सूरी ने इसका नामकरण किया रुपये का। और यहां से वो चला, उसमें कितने का संबंध था, 1 संबंध है 10, यानी 1 मोहर बराबर 10 रुपए चांदी के। यही सिद्धांत है रुपये का। शुद्ध चांदी बराबर 1 तोला है। यह क्रम चलता आया। जब अंग्रेज आए तो उन्हीं के लिखे हुए, रिसर्च किए हुए जो रिसर्चर हैं, हमारे पास वो सारी पांडुलिपि है उनकी, जो रिसर्च की बुक है वो सब है, उसमें पूरा फिगर दिया है कि 1780 या 90 है कि उसमें क्या इन्होंने मानक रखा, फिर बाद में क्या रखा, ऐसे करके पूरा 100-150 साल का उसमें है। तो ये लोग जब आए अंग्रेज तो पहले तो शुद्ध रखा जैसा चलता था, लेकिन अब ये सब सोचे कि इस रुपये को कैसे, इसको कैसे बना दिया जाए कि ये जो आज लेन देन का माध्यम बना है, जो बिल्कुल किसी का शोषण नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये शोषण का माध्यम बन जाए। और तब उन्होंने उसमें प्रथम बार मिक्स किया, और जो मिक्स किया वो सिक्का वजन में ज्यादा था। देखिए कितने दिमागी थे, उन्होंने सोचा कि पहले मिक्स देंगे, तो उसका नाम उन्होंने दिया कि भाई देखो ये मिक्स इसलिए किया गया है कि इसमें मजबूती रहेगी, कम घिसेगा, इसलिए इसमें मिक्स किया गया। और उतना वजन, लगभग 1 ग्राम वजन उसका ज्यादा था, 1 तोला से ज्यादा था। वो भी सिक्का है हमारे पास। वह सिक्का लगभग 10 साल 5 साल चला। फिर उसके बाद वो जो बढ़ा वजन था, ये बिल्कुल नई चीज, मैं अभी इसको नहीं बताया हूं आपसे, क्योंकि ये बड़ी गहरी चीज है। हमने सोचा आपको इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कभी चर्चा नहीं की। उसमें उन्होंने और कम कर दिया, जो बढ़ा था वजन अब उसको निकाल दिया और पूरा 1 तोला में बना दिया। ऐसे करके वो चलता रहा। और ये एक्ट नहीं बना था, ये 1835 के पहले की ये बात है। और उन्होंने इस तरीके से भारत में अपना ये लॉन्च किया। और 1835 में पहली बार इन्होंने एक्ट बनाया, जिसका नाम दिया क्वाइनेज एक्ट 1835। और उस 1835 में यही बन के आया, यही सिक्का और यही कानून आज भी इसका स्टैंडर्ड माना जाता है। और चूंकि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम भी यही मानते हैं कि चलो आप जो सिक्का ये दिए हो और कानून अगर यही है
शुरू से ही सैकड़ों साल से आ रहा है, तो हम भी इसी को मानते हैं। और जो हमारी लड़ाई विधिक छिड़ी हुई है, हम लोग इसी रुपये के बारे में कहते हैं। हम जो रुपया रखते हैं आज बड़े बड़े लोगों के सामने कि भाई देखो ये भी रुपया है और ये भी रुपया है और एक आज का ये भी रुपया है, ये लोहे वाला है जो आजकल चल रहा है, और ये भी रुपया है, सब पर 1 रुपया ही लिखा है। तो इसमें कौन सा असली रुपया है, कौन सा नकली रुपया है, ये बड़े बड़े लोगों के बीच भी रखा गया है। यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई है। और मैं आपको बताऊं, अभी 20 तारीख को, पिछले 20 तारीख को हमारी जो गिरफ्तारी हुई थी, यहां करोड़ों अरबों का जो लोन रुक गया था खीरी लखीमपुर जिले में, यूपी में, तो वहां हमारी वो मुकदमा चलता है। तो उसमें कुछ ऐसी घटना घटी कि वकील ने मुझसे कहा कि वर्मा जी आप अपनी बात को जरा जज साहब से कहिए। हमने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा। उसमें कुछ फॉल्ट हुए थे, तो हमारे वकील साहब बड़े नाराज़ थे, तो उन्होंने उस बात को तारीख पे रखा था अपने जज महोदय के सामने। तो ये हुआ कि श्रीमान ये बड़ा संवेदनशील मामला है और हम चाहते हैं कि वर्मा जी से आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपसे चाहेंगे। वो तैयार थे कि ठीक है बुलाइएगा, हम सुनेंगे। मैंने वहाँ इस चीज़ को रखा, अभी हाल की घटना है, मुश्किल से 1-1.5 महीना हो रहा है, और हमने कहा कि श्रीमान ये रुपया है, इस रुपये को हम बाजार में अभी लेकर के जाते हैं तो हमें लगभग 50 किलो गेहूं मिल जाता है। इस रुपया को हम लेकर के जाते हैं तो लगभग 25 किलो गेहूं मिल जाता है, और इस रुपया को लेकर के जाते हैं तो 1 कप चाय भी नहीं मिलता है, और एक पेपर करेंसी भी था। हमने कहा श्रीमान इसमें कौन सा असली रुपया है, कौन सा नकली रुपया है, यही आप इनसे पूछ के हमको बता दीजिए, बैंक वालों से। हमने कहा कि सब पर 1 रुपीस 1 रुपीस 1 रुपीस लिखा है, तो हम इसमें किसको असली माने और किसको नकली माने। फिर हमने पेपर करेंसी भी निकाली, और पेपर करेंसी में जो गवर्नर का वचन खंड लिखा हुआ है, हमने उसको भी उनके सामने रखा। मुश्किल से 5 मिनट का समय मिला था, और 5 मिनट में ही पूरी अदालत सन्न रह गई ये सुनने के बाद। प्रत्यक्ष उन लोगों ने देखा, और इसमें तो प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं। आप कहते कहते मर जाएंगे, लेकिन किसी के पल्ले ये बात नहीं पड़ेगी। लेकिन जब सामने आपके ये चीज रख दी जाएगी, तब तो आपको मानना है ना। हमारे कार्यकर्ताओं को कितना प्रॉब्लम होती है, कितनी समस्या होती है सच को आज स्वीकार करने में। क्योंकि आप देखिए, वह बात भी उस व्यक्ति की दोष नहीं है, वो साधारण जो किसान है, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, ये उनका दोष नहीं है। सैकड़ों साल की मित्रों गुलामी में हम लोग जिए हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल हम गुलाम हो चुके हैं, और मानसिक गुलामी को दूर करना कोई बहुत हंसी मजाक की बात नहीं है। आप भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब आपके भी दिमाग में ये बात घुसा कि भाई देश में कुछ गलत हो रहा है, तब आपके अंदर एक वो अग्नि ज्वली, और आज आप सब लोग यहां इकट्ठे हैं। और आने वाले समय में इसको याद रखिए कि आने वाले समय में इतने लोग आएंगे कि आपकी कल्पना से ये दूर की बात है। इतने लोग आएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि थोड़ा ये चीज पहुंचने तो दीजिए। मैं कभी, जैसे अभी बलहारा जी ने कहा कि कोई ये वीडियो नहीं बनाएगा, हम चुपचाप बैठे हैं, आप लोगों के ही बीच में आते हैं, आम जनता के बीच में अभी नहीं निकल पा रहा हूं। मैं इस तरीके का कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी अवसर आएगा।
लेकिन हमारी जो रणनीति है, हमारी जो सोच है, उसके अनुसार हमको अभी इन सब चीज़ों से बचना है। बस कुछ दिन और इस बारे में हम लोग भी तो कुछ सोच रहे हैं ना, क्योंकि देखो जिससे हम लड़ने जा रहे हैं ये कोई नई लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं, सैकड़ों साल से लड़ते हुए चला आ रहा है। लोग जो भी हमारे देश में क्रांतिकारी हैं, उन सभी लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है। ये जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो एक तीर से कई हजार निशान है। आप ये मत समझिए कि आप यहां गांव में जो लड़ने जा रहे हैं या गांव में एक जो कार्रवाई आप कर रहे हैं एक कर्जदार की, वो कार्रवाई सिर्फ उस तक नहीं फायदा और नुकसान पहुंचा रही है, ये सीधा जो बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं, बैंकर्स, जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में किए हैं, ये चोट उन पे पहुंच रही है। हम लोग चूंकि उन लोगों की बात यहां नहीं करते, लेकिन बटन यहां दबता है और मिसाइल वहां जाके गिरती है। ये समझ लीजिए। अभी तो ये छोटे छोटे आ रहे हैं ना, अभी देखिए क्या क्या होने जा रहा है। इसीलिए हम लोग एक रणनीति के तहत अपना वो सब कुछ तैयार कर रहे हैं जिससे हम आगे की लड़ाई अपना बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसको लेकर के रखें। देखिए, परिवर्तन करना, मैं कभी वैसी बात नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि परिवर्तन करना मुझे लगता है ऐसा, मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चुटकी का खेल है। आप सिर्फ तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। मैं कोई छोटी सी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं कि परिवर्तन करना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हमको अब तैयार होना है, गांव गांव में लोगों को खड़ा करना है, इसलिए कि जब परिवर्तन हो तो वो अपना आदमी इस परिवर्तन को संभाले, नहीं तो फिर यही चोर चिगार चले आएंगे, यही चोर डकैत चले आएंगे, तो सारे काम, सारी मेहनत सब विफल हो जाएगी। इसलिए आपको इस मामले में सजग रहना है। ये लोग रुपए के माध्यम से घुसे देश में और देश को ऐसा दरिद्र बनाया कि बताइए, उस चांदी के रुपए को लोहा में बदल दिया, लोहा में बदल दिया। अभी आप जाइए किसी सुनार के दुकान, किसी सराफे की दुकान पे, आप सोना मांगिए और आपको पीतल दे दे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप चांदी मांगे, आपको लोहा उठा कर दे दे, आपको कैसा लगेगा? ठीक वही हाल आज हो रहा है। मैं आपको बताऊं, 1835 में जब ये चीज आई, पहला कानून जब रुपए का एक्ट जब जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसका कलकत्ता में जबरदस्त विरोध हुआ। ये मैं भी नहीं जानता था, मैं जब रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि कलकत्ता में 1935 में 1835 में जब पहला एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया, तो उस समय बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था कलकत्ता में, जिसको ये बलपूर्वक दबा दिए। और इस तरीके से वह दबा और ये जबरन एक्ट लागू किया गया। पहले ये जब आई इस देश में तो इनके पास 3 ही प्रमुख हथियार थे। मैं बता दूंगा आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम ही था रुपए का धंधा करना। वो जब किसी राजे महाराजे को
पर कब्जा करते थे किसी राज्य पर, तो क्या करते थे? उनको अपनी मुद्रा देते थे कि आप मेरी मुद्रा को चलाएंगे, या तो समझौता उसका होता था कि आप समझौता करें और समझौता करके अपनी मुद्रा को देते थे चलाने को कि आप हमारी मुद्रा चलाइए, क्योंकि ये पहचान है किसी भी राष्ट्र की, ये संप्रभुता है मुद्रा। तो एक तरफ उस राज का चिन्ह रहता था और दूसरे तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन के महारानी का फोटो रहता था। ये है भी, ये सब सिक्के मिल भी जाएंगे। ये अध्ययन में सब हमको देखने को मिला। तब मुझे लगा कि ओहो, इन सबों का मुख्य काम ही मुद्रा बाजार था। जैसे आजकल ये तमाम बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, कोई कुछ बेच रही है, कोई कुछ बेच रही है, ऐसे ही इन्होंने रुपए का बाजार शुरू किया। हमारे देश में कभी रुपये का, अर्थशास्त्र में कहीं रुपये का बाजार है ही नहीं, क्योंकि रुपया कोई वस्तु नहीं है। ये रुपया कोई वस्तु नहीं है, रुपया एक मापक है, यह एक स्केल है। और दुनिया में कहीं भी स्टैंडर्ड नहीं बिकता है, ये स्टैंडर्ड है। अगर इसको अभी गला दिया जाए तो चांदी कहा जाएगा इसको, तब फिर कोई रुपया नहीं कहेगा। जैसे आप समझिए, ये पंखा है, कोई अभी कह दे नहीं ये तो लोहा है, तो कोई मानेगा लोहा है? अरे भाई, पंखा, इसका रूप बदल दिया गया है तो लोहा, लेकिन उस लोहे का रूप बदल गया तो क्या हो गया? पंखा। लोहे का रूप बदल गया तो क्या होगा? माइक्रोफोन। वही लोहा, उसका रूप बदल गया, कार हो गई, रेल इंजन हो गया, लोहा ही है, लेकिन उसका रूप जो भी पड़ा वही नाम हो गया। ठीक उसी तरीके से ये है तो चांदी, लेकिन इसका रूप किसमें ढाल दिया गया? रुपए में। तो वह क्या हो गया? रुपया। यानी रुपया मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को ही रुपया कहते हैं, मानक, और उसमें मोहर लगा दी गई तो ये हो गया रुपया। और सच पूछिए तो यही रुपया है। बिना मानक का, बिना स्टैंडर्ड का रुपया हो ही नहीं सकता। जैसे 1000 ग्राम को ही 1 किलोग्राम कहा जाएगा, 1 ग्राम भी कम हो जाए या 1 ग्राम अधिक हो जाए तो फिर वो रुपया नहीं है, किलोग्राम नहीं कहा जाएगा, वो अवैध हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यह रुपये का जो स्टैंडर्ड बनाया गया, अंग्रेजों ने जो बनाया कि 98% शुद्धता इसकी रहेगी, तो इसकी शुद्धता 98% आज भी होनी चाहिए। और फिर जो लूटपाट शुरू हुई तो 1935 आते आते भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंग्रेजों ने किया। ये क्यों जरूरी था? अंग्रेजों ने, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। 4,36,700 टन सोना उस समय भारत में सिक्योरिटी के रूप में अंग्रेजों के पास था। रुपया हमारे देश का जो रुपया था वो 4 लाख रुपया जो था वो 4,36,700 टन। कुल रुपया 3,744,000 करोड़, ये सिक्योरिटी मनी थी उनके पास रुपए में। उसमें सोने और चांदी ये दोनों रुपए थे। 3,744,000
करोड़ रुपए। इसी रुपए को अगर हम सोने में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उस समय चांदी और सोना दोनों में था, लेकिन हम सिर्फ सोने में अगर उसको बनावें तो कितना सोना होगा, मैंने उसको आपको बताया है कि 4,36,700 टन सोना ये था हम लोगों का वो सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा ब्रिटेन के पास। 4,36,700 टन इसका सोना बनता है। 3,744 हजार करोड़। अब देखिए, ये 1862 से लेकर के 1862 से लेकर के और 1934 के बीच की ये पेपर करेंसी जो चली थी, उसकी ये सिक्योरिटी मनी थी। और भी कई चीजें की छोटी छोटी सी सिक्योरिटियां थी, लेकिन मुख्य रूप से ये रुपए की ही सिक्योरिटी है जो इतना अंग्रेजों के पास आज भी इस देश का इतना पड़ा हुआ है। लेकिन मांगेगा कौन? आज तक इसके बारे में किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई कि ये जब हटेगा, जब तक ये भारतीय रिजर्व बैंक की यहां स्थापना नहीं की जाएगी, तब तक ये जितना सोना है हम इसको हड़प नहीं पाएंगे। इसके पीछे यही साजिश थी, यही षड्यंत्र था, और उन्होंने स्थापना की और ये सब सोना उनके पास आज भी है। आज जब रिजर्व बैंक आया तो इसका बहुत बड़ा विरोध सिर्फ एक अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। और डॉक्टर कैंस से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत तीखी झड़प भी हुई। उसका कहना था कि नहीं, ये रुपया जो है आनी चाहिए ये व्यवस्था, क्योंकि उसमें बात ये थी कि स्वर्णमान और स्वर्ण विनिमय मान, ये दो सिर्फ एक नाम बदल दिया। पहले युगों से हम लोगों के वहां स्वर्णमान पर आधारित रुपए चलते थे, और अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, स्वर्ण विनिमय मान, मतलब हम जब चाहें तब उसको बढ़ा दें घटा दें। तो उन्होंने इसका विरोध किया है, जब चाहें तब हम रुपया छाप लें। तो इस पर उन्होंने विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और कहा कि अगर नोट छापने की अनर्गल प्रथा शुरू की जाएगी तो अगर कोई इस तरीके का शासक आ जाए तो मारेगा कि जितना उसको इच्छा होगी उतना नोट छाप देगा, और इससे यह होगी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई आएगी, समाज में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए यह भारत के हित में यह चीज नहीं है, स्वर्णमान ही श्रेयकर होगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। लेकिन इन लोगों को तो लाना था, रिजर्व बैंक की स्थापना करनी थी, केंद्रीय बैंक लाना था ब्रिटेन को, तो उन्होंने नहीं माना और एक तरीके से अंग्रेजों की जीत हुई और यहाँ आरबीआई की स्थापना हुई, भारतीय रिजर्व बैंक, जो आज भी ये है। और ये समझ लीजिए कि इनकी क्या स्थिति है ये कहने लायक नहीं है। ये मैं समझ रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक ये हैं और इस देश को चलाने वाले हैं अर्थ के क्षेत्र में। लोहा तो बना ही दिया, 90 में सारे स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया मनमोहन सिंह ने, और इनकी इतनी शान बढ़ाई गई कि बहुत बड़े देश के अर्थशास्त्री हैं, ये हैं वो हैं। और आज देख लीजिए महंगाई महंगाई जो लोग कह रहे हैं ना, ये अभी क्या, अभी तो कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई तो बेतहाशा अब बढ़ेगी।
इतनी अफरा तफरी मचेगी कि अब ये मुद्रा को लेकर के इस समय क्या है आप देख रहे हैं ना, बाजार में कौन ऐसी वस्तु है जो उपलब्ध नहीं है? बताइए, कौन ऐसी चीज है जिसकी कमी है? सब कुछ बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि बाजार में हर पकवान मौजूद है, हर मिठाई मौजूद है, लेकिन हमारे जेब में पैसा नहीं है कि मैं उसको खरीद के खा लूं। जबकि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, यहां मुद्रा की कभी कमी नहीं थी। अगर पुराने इतिहास को देखा जाए तो वस्तु की कमी थी, वस्तु नहीं मिलता था। आज स्थिति उलट हो गई, वस्तु पूरा बाजार में पड़ी है और जेब में पैसा नहीं है। मुद्रा का सिद्धांत, अर्थशास्त्र यह कहता है कि मांग और पूर्ति पर महंगाई और सस्ताई आती है और जाती है। जैसे बाजार में 100 कुंटल गेहूं की प्रतिदिन खपत है, मांग है 100 कुंटल की। मान लीजिए 1000 कुंटल अगर जो आ जाए गेहूं, तो उस गेहूं का दाम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि मांग थी 100 की और आ गया 1000, तो उसकी दाम घटेगी। अच्छा, मान लीजिए मांग है 100 की और आ जाए 10 कुंटल, तब क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, यही सिद्धांत है कि मांग और पूर्ति पर, जब मांग की अपेक्षा पूर्ति ज्यादा हो जाती है तो वस्तु की कीमत घट जाती है, और मांग की अपेक्षा अगर पूर्ति कम हो तो महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि मांग है 10 की और 2 ही उपलब्ध है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आज जरा आप कल्पना कीजिए, जिस समय देश में किसान या मतलब अपने देश में सन 1970 की ही तुलना मैं करूं, इस देश में गेहूं 50 पैसे किलो बिकता था, 50 रुपए कुंटल। एक किसान 1 कुंटल गेहूं अपनी उपज बेचता था तो 50 रुपए पाता था। उस समय लगभग 200 रुपया तोला सोना हुआ करता था, लगभग 54 भर सोना उसको मिल जाती थी। कहने का मतलब कि 1 कुंटल गेहूं बेच करके 54 भर सोना या करेंसी के रूप में 50 रुपए पाता था। आज वही किसान 1 कुंटल गेहूं जब बाजार में लेकर के जाता है तो यही सरकारें कहती हैं कि हम आपका दाम बढ़ा दिए, और उसको 2000 रुपए दिया जाता है। उस 2000 में आधा ग्राम भी सोना नहीं मिलता। 54 भर का मतलब हो गया लगभग 3 ग्राम सोना, और आज उसको आधा ग्राम भी सोना नहीं मिलता। हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका दाम बढ़ाया गया है कि घटाया गया है? जबरदस्त घटाया गया है, जबरदस्त घटाया गया है। 3 ग्राम सोने का दाम आज लगभग 18,000 रुपए होगा। अगर आज 1 कुंटल गेहूं का दाम 18,000 रुपए किसान पाता तो अभी 1970 का दाम हो पाता। 1970 का दाम पाता अभी 18,000 पे। लेकिन इन सब ठगों ने यह कह करके ठगा कि हम तुम्हारा दाम बढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारा दाम बढ़ा रहे हैं। यह हाल किया। एक मजदूरे पर भी अगर इस तरीके से आप गुणा भाग तो करके देखो, बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे ही सबको लूटते चले गए, और ये नेता
ये अर्थशास्त्री सब बिकाऊ, इनको क्या मतलब है? इनको अपने ऐशो आराम से मतलब है। जैसा उन सबों ने पढ़ाया वैसे ही ये पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से करके इस देश को लूटा गया, लूटा जा रहा है, और ये तब तक लूटेगा जब तक आप खत्म ना हो जाएं। इस बीच अब ये जो हम लोग अपना अभियान चलाए, ये तो रुपया के बारे में थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखा। ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में देखिए ये कोई नई चीज आपके सामने नहीं है। जो भी चीजें आपको दी गई हैं, इस सब चीज का प्रैक्टिकल हो चुका है। उसमें हमारी गिरफ्तारी भी हुई है, हम जेल में भी रहे हैं, आज भी मुकदमा वो चलता है। आपको एक बनी बनाई चीज ला करके परोस दी गई है, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि जो देखिए जो परेशानियां हम लोगों ने उठाई है ना, आज ये मंच मिला है हमको, मैं सच बता रहा हूं, ये सब कुछ जो मिला है आप ही जैसे कार्यकर्ताओं की ही देन है, और आप ही लोग हो जो इसको आगे लेकर के चलोगे। इसलिए मैं जब कार्यकर्ताओं को देखता हूं तो मैं बहुत उत्साहित होता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी आप लोग तो इतने अच्छे ट्रेनिंग ले रहे हो, और तमाम ट्रेनिंग में भी आप लोग उपस्थित रहते हो। हम शुरू से आपको देख रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ये जो युवा ताकत आज दिखाई दे रही है, आप लोग तैयार रहिए। बहुत बड़ी श्रेय आपको ये प्रकृति देना चाहती है, बहुत बड़ी श्रेय आपको मिलने वाली है। और मेरे इस बात को आप लोग याद रखिएगा, आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं, चाहे जो बलहारा जी कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें जो आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, ये क्या गुण खिलाएगा आपकी उपस्थिति, ये भविष्य के गर्भ में है। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बस एक ही बात आपसे कहूंगा कि देखिए, इमरजेंसी में जब इस देश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों से जो टक्कर हुई, उसमें तमाम लोग घायल हुए, कितने मर गए, कितने जेल गए, क्या क्या हुआ। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो आज उन जो बचे खुचे थे उनको गवर्नमेंट ने सम्मान दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया। और आप सच्चे इस देश के योद्धा हुई, असल स्वतंत्रता की लड़ाई तो अब आप लड़ रहे हो, असली लड़ाई तो ये आपकी है। ये तो एक वो क्या नाम है, छुपे रुस्तम ये निकले, ये अंग्रेजों से समझौता किया और कहा आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। तो कहने का मतलब कि आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इस लड़ाई का कोई जवाब नहीं है। आप इतिहास के पन्नों में एक ऐसा भी समय आएगा दोस्तों, और मुझे ऐसा आभास होता है कि आने वाले समय में जैसे आज हम लोग महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी, तमाम ये महापुरुषों को आज हम सम्मान दे रहे हैं, यही आने वाली पीढ़ी आपको भी सम्मान देने जा रही है। इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल तन मन धन तीनों से समर्पित हो जाइए। और सबसे पहले देखिए, व्यक्ति तीन ही चीज दे सकता है, एक तन दे सकता है, मन दे सकता है और धन दे सकता है।
इन तीनों में सबसे आवश्यक क्या है? मन। सबसे जरूरी चीज है मन। अगर आपने मन दे दिया तो तन और धन ये दो आपके साथ हिबे करेगा, वो कहां जाएगा? उसको तो आना ही है। तो मन बहुत जरूरी है और आप मन बनाइए, क्योंकि देखिए यहां जो आप बैठे हो ना, आप नेतृत्व देने वाले हो इस लड़ाई का। आज आप यहां एक कार्यकर्ता के हैसियत से हो, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में आप ही को इस पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करना है, क्योंकि ये तो तमाम आएंगे ही, पूरा देश आपके साथ लगेगा। ये वो लड़ाई है रुपए की। तो उसको संभालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग इसी में लगे हैं कि कुछ ऐसे लोगों को निकाला जाए अपनों में, जिनको नेतृत्व दिया जाए कि भाई तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, और उसी क्रम में ये सब चल रहा है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। दूसरी चीज कि देखिए, ये मुद्रा की लड़ाई बहुत संवेदनशील लड़ाई है। हमने एक चीज देखी है, यहां तमाम कार्यकर्ता हैं, मैं बता दूं, इसकी प्रक्रिया में 3-4 चरण होते हैं इस लड़ाई की प्रक्रिया में। सबसे पहले हम आते हैं इसके निराकरण में कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको कैसे हम लोग लड़ते हैं, तो इसको आप लोग समझ लो। सबसे पहले जो मुद्रा की लड़ाई है कर्ज वाली, उसमें सबसे पहले आवेदन लगाया जाता है। आवेदन के बाद उस केस की क्या स्थिति है, अगर तुरंत नीलामी पे चढ़ी है या जब्त होने वाली है, तो वो स्थिति देखने के बाद उसमें आरटीआई, फिर धारा 80 की नोटिस, और फिर उसमें अगर कोई बात आ जाए तो एफआईआर, और तब जाकर के उसके मुकदमे की ड्राफ्टिंग तैयार होती है। इतने चरण इसमें आते हैं और उसमें तमाम दस्तावेज हम लोगों को देना पड़ता है। उसमें 14 पन्ने से लेकर के, अगर 4 पन्ने की आपकी आवेदन होगी तो उसमें 14 पन्ने का दस्तावेज लगता है, और वह जाता है आवेदन में, एक जगह नहीं जाता है। वो आवश्यकता के अनुसार ये कितने जगह कहाँ, वो सब जो हमारी टीम है वो देखती है। उसमें वकील वगैरह सब लोग हैं, उनसे राय लिया जाता है कि इसमें क्या क्या किया जाए। तो वो लोग बताते हैं कि इसमें ये चीज़ होगी, इसमें इतने जगह भेजो, इसमें इतने जगह। अभी तो 17-18 जगह आईटीआई लगवाया। तो कुछ लोगों के अंदर हमने ये चीज़ देखा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इसमें कुछ लोग जो फील्ड में काम करने वाले लड़के हैं वो चालाक भी बन रहे हैं। तो मैं एक निवेदन करूंगा, भाई देखो, आप चालाक मत बनो। ये छोटी मोटी चीज आप नहीं लड़ रहे हो, इसमें कदम जो भी रखा जाता है बड़ा फूंक फूंक करके कदम रखा जाता है। आप अगर कुछ भी करोगे अपने मन से तो आप फंस जाओगे। इसलिए आज खुल करके आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो, जिस तरीके की बात हो, आप लोग खुल करके बात कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस लड़ाई में जो ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं उसमें आप सावधानी बरतिए। उसके लिए पूरा सिस्टम मैंने बलहारा जी से बात की है, क्योंकि देखिए इस मामले में
कोई भी अगर ये चाह दे कि मेरा भी चलेगा तो मेरा भी चलने वाला नहीं है। अगर हम बना दिए हैं कि ये व्यक्ति इस काम को देखेंगे तो उनके काम में हस्तक्षेप कतई हम नहीं करना चाहते हैं और ना मैं किसी को करने देना भी पसंद करता हूं। मैंने अगर ये कार्य बलहारा जी को सौंप दिया है तो बस सौंप दिया है। हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये चीज है, जरा आप हमको बता दीजिए। मैं सीधा कहता हूं जाओ बलहारा जी के पास, तुमको जो समझना है हमसे समझो, आपको जो समझना है आप हमसे समझ लीजिए, और कोई समस्या हो बताइए, मैं बलहारा जी से कह के आपकी समस्या का सॉल्व करवा देता हूं। लेकिन ये चाहेंगे कि मैं कुछ करूं तो आप चाहें कुछ भी कर लो, ये डोलने वाले नहीं हैं। इसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने जब एक बार इनको सौंप दिया है कि बलहारा जी आप देखेंगे, आप नेतृत्व करेंगे, तो इन्हीं को करना है। हाँ, उन्होंने अगर किसी को सौंप दिया कि भाई आप इनको देखिए, सेना में क्या होता है, डिसिप्लिन। अगर उसने सौंप दिया कि आप इस काम को देखिए तो आप देखिए, कुछ आगे पीछे मत देखिए, आप बिल्कुल निष्ठा से और ईमानदारी से उस काम को करते जाइए, क्योंकि अगला सब कुछ देखता है। वो जिम्मेदारी, जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है उसको पूरा करने के लिए वो भी अपना एक भी अस्त्र छोड़ता नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता को कोई प्रॉब्लम हो उसको तुरंत सॉल्व किया जाए, चाहे ये चीज बताई जाए। और उसमें भी बलहारा जी का नेतृत्व मैंने बहुत नजदीक से देखा है। देखो, मैं पूरे देश में घूमा हूं, मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, और हर जगह जाने का अवसर भी मिलता है, और मैं बहुत पहले से इस काम को करता आया हूं। और मैंने अगर बलहारा जी को ये काम सौंपा है तो मैं ऐसे नहीं सौंपा हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने उस वीर को समझा है कि इसके अंदर क्या है, और आप लोगों ने अगर सहयोग दे दिया, हम सबने मिल करके उस व्यक्ति को सहयोग दे दिया, तो मैं जो चाहता हूं कि इस देश में परिवर्तन हो, तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि उसमें डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी एक बेहतरीन व्यक्ति साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कार्यकर्ता हैं। हाँ, मैं एक उनकी कमजोरी जो पकड़ा हूं वो भी आपसे बता देता हूं, दूसरा कोई नहीं उतना साहस करेगा। देखो भाई, देवेंद्र जी कभी कभी कुछ थोड़ा कड़ा भी बोल देते हैं, तो उसको आप लोग बुरा मत मानना। वो ऊपर से सिर्फ बोलते हैं, अंदर के वह व्यक्ति अंदर से बहुत नेक आदमी, बहुत बेस्ट आदमी, वो आपके लिए बोलते हैं। ये मत समझिए कि वो अपने लिए कुछ बोलते हैं, वो आपके अंदर कुछ देखे होंगे इसलिए आपको डांट रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको आप कतई बुरा मत मानिए। तो ये चूंकि अपनी बात हो रही है तो उसमें हम आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हमारे पास भी बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि मैं आपके सामने ये सारी बातें जो भी मैंने रिसर्च किया है वो सब चीज रख दिया हूं, और यहां काम भी हो रही है, काम तो उधर भी होता है, लेकिन इस रिसर्च की उस गहराई को जहां आपके सामने मैं खोला हूं, ये चीज अभी आज भी हमारे कार्यकर्ता नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। लेकिन अब हमने सोचा है कि एक दिन डॉक्टर साहब को और शर्मा जी को साथ ले करके जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि वर्मा जी अब आप जरा एक दिन हम लोगों का भी क्लास लीजिए। हमने कहा अच्छा चलो, ये देखा जाएगा। तो लखनऊ में हम कभी आगे रखेंगे और उसमें इन लोगों को लेकर के जाना है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, ये लड़ाई अब
दिन प्रतिदिन बहुत तेज आगे बढ़ेगी। और नेतृत्व में आप ही लोग हो जो पूरे देश को एक नई दिशा देने जा रहे हो। तो आप लोग अब इसके लिए पूरा मन बना लीजिए और जिसके लायक जो कार्य हो वह आदमी ले ले। इसमें आपको पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास, आप एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। और अब ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि अगर यही गति रही तो हम लोग 6 महीने से 1 साल के अंदर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि 24, ये 23 है ना, 2023 है, 24 शायद कहीं परिवर्तन का वर्ष ना हो जाए। मैं ये भी बता दूं, बस थोड़ा सा आप लोग सजग हो जाइए और बुद्धि से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए। आपस में कभी कोई ऐसी बात न हो जिससे कोई मनोबल किसी का टूटे या किसी कार्यकर्ता का मनोबल गिरे। ये आप लोगों के बुद्धि का, ये परीक्षा का भी समय है। तो इस दौर को देखिए, इसमें कुछ लोग, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इस लड़ाई में वो भी जो दुश्मन बैठा है वो भी अपना आदमी भेज सकता है, वो भी आप ही जैसे बात विचार व्यवहार रखेगा, लेकिन उसका कुछ चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि हम सत्य के रास्ते पर हैं, हम एक सिद्धांत को अपनाए हुए हैं, इसलिए उसकी यहां कुछ चलने वाली नहीं है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल एकजुट हो करके और इसमें जितना भी कार्य हो सके आप लोग तन मन धन से इसमें जुट जाइए। और मैं अब चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, क्योंकि पूछने पर भी बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। नमस्कार वर्मा जी। जी, ये सवाल किसी और के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ मैं। ग्रुप 9 से एक सवाल आया है, हाँ, अगर आपको सही लगेगा तो आप इसका जवाब देंगे। जैसा कि आपने बताया कि पहले मोहरें और सिक्के का जो चलन था, तो क्या आपके पास उस समय के सिक्के और मोहरें मिल गए हैं आपको, और आपको ये कैसे पता चला और कहाँ से पता चला, ये क्या आप हमसे साझा कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा है, आपने पूछा कि ये सिक्के हैं, तो मित्रों कुछ सिक्के तो हैं, और जो सिक्के मैं जैसे आपको ये दिखा रहा हूं, मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं जो मेरे पास सिक्के के रूप में है, नहीं तो प्रमाणित हमारे पास दस्तावेज है जो हमने आरबीआई से निकलवाया या अभिलेखागार दिल्ली से मैं निकलवाया, वो सब चीज़ें प्रमाणिक हैं हमारे पास, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है सिक्के के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब सिक्के प्रमाणित सिक्के हैं हमारे पास। कुछ तो चांदी के हैं, लेकिन उस चांदी के सिक्के का उतना मोल नहीं है जितना कि प्रमाणित इन्हीं के अभिलेखागार से निकाले गए प्रमाणित जो कागज से निकाले गए हैं, वो प्रमाण वाली चीज है। तो ये दोनों प्रकार की चीजें हैं हमारे पास। किसी भाई का कोई साथी का कोई सवाल जवाब हो, मैं माइक वहां पहुंचा दूंगा, आप बात करेंगे। आइए आइए। सुनील जी, आप यहीं से देखते रहिए, आप यहीं रहिए, वहाँ मत जाइए, और लोगों का भी। नमस्कार जी। जी जी। मेरा ये सवाल है कि ये जो 1835 में ये कॉइनेज एक्ट बना, हाँ, क्या उसका कॉपी अभी भी अवेलेबल है, या उसमें क्या स्टैंडर्ड लिखित में था? मैं बता दूं आपसे कि
हम इस मामले में बहुत धनी व्यक्ति हैं कि कागज हमारे पास एक्ट जितने भी पुराने से पुराने चाहिए, मतलब 1500 से लेकर के और 1400 से और इस समय तक का लगभग हर एक जो नहीं मौजूद है, जो कभी हमने इसके लिए बरसों भटकना पड़ा, लेकिन इस समय सारे एक्ट 1835 हो, 1862 हो, 1870 हो, 1835 हो, उसके बाद जो उन लोगों ने ये चलाया था एक्ट के पहले नहीं 1800 रेगुलेशन, जो रेगुलेशन द्वारा जो कानून बनता था, बाद में एक्ट आया, तो जो वो रेगुलेशन इनका 1793 का है, फिर उसके बाद 1804 का है, ऐसे करके पूरी सब थाती है हमारे पास, सब मिलेगी। इसीलिए ना हम सबको कहते हैं भाई आओ, हम तुमको शुरू से लेकर के जड़ से लेकर के और पूरे आसमान तक पहुंचो। तो 1835 में जो एक्ट बना, कॉइनेज एक्ट, हाँ, उसमें स्टैंडर्ड क्या वो मेंटेन किए थे? वही 11 ग्राम 664 में जो मैं अभी आपको बताया है ना कि 92% की शुद्धता, 8% जो चांदी और सोना था उसको उन लोगों ने कम कर दिया, और जो स्टैंडर्ड था 1 संबंधे 10 उसको कर दिया 1 संबंधे 15, कम भी किया और उसका दाम भी बढ़ गया। ये अर्थशास्त्र का नियम है कि जब मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है, स्टैंडर्ड की मात्रा जब घटती है तो मुद्रा का अंकिक मान बढ़ जाता है। तो इसलिए जब वो घटाया और 10 का 15 कर दिया, यानी एक मुहर के लिए जो व्यक्ति 10 रुपये खर्च करता था, अब वही मोहर को लेने के लिए 15 रुपये, यानी 1.5 अब उसको मेहनत करनी पड़ती है। अरे कोई मान लो दिन भर में काम किया तो 10 रुपया पाया, एक मुहर मिल गई, तो अब 1.5 दिन काम करेगा तब ना 15 रुपया पाएगा, और वो भी जो मुहर पाएगा उसमें 8% घटा हुआ पाएगा। दोनों बातें थी। तो उसका एक्ट है, सब है, उसमें लिखा है 1835 में ही उसकी क्वांटिटी सब निर्धारित की गई है। क्यों? वो 1835, देखो स्टैंडर्ड कभी नहीं बदलता, एक्ट के सारे नियम बदल जाएंगे। अगर रुपया है तो उसका कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बदलेगा। जो उस समय था वह, जैसे घंटा मिनट सेकेंड समय मापन के लिए बना तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट निर्धारित की गई। जिस दिन बनी घड़ी उस दिन भी वही थी, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। आज भी वही है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और भविष्य में भी यही रहेगी, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। अगर उसमें छेड़छाड़ की गई कि नहीं साहब 60 सेकेंड नहीं रहेगा, 50 सेकेंड रहेगा, तो भाई तुम पास कर लो, तुम्हारे पास अधिकार है। लेकिन इतना जान लेना कि वो जो 10 सेकेंड घटा दिए, अब ये घड़ी कुछ ही दिन में रात को दिन और दिन को रात भी बताना शुरू कर देगी। और रुपए के खेल में यही चीज हुई है, रुपए के खेल में यही हुआ है। लोग कहते हैं महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, और मैं कहता हूं कि बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, उनसे सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे हमारी बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा वर्मा जी देखो ये महंगाई तो पूरी दुनिया की समस्या है। हमने कहा सर महंगाई, आप महंगाई कह रहे हैं, कहाँ है महंगाई? अब सोच लो कि एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास इस बात को कहना, वो आदमी हक्का बक्का कहा कि वर्मा जी आप क्या बात कर रहे हैं, महंगाई नहीं है। हमने कहा आप ज़्यादा बात करेंगे तो ये शायद और भड़क जाएंगे। मैंने तुरंत यही रुपया निकाला और उनके सामने रख दिया। और हमने कहा श्रीमान एक बात बताइए, महंगाई आप इस रुपये से देख रहे हैं,
महंगाई आप इस रुपए से देख रहे हैं या महंगाई आप इस रुपए से बता रहे हैं। अब उनकी बोलती हो गई बंद, और उसमें एक मामला था, मैं चाह रहा था कि इन दोनों को अलग अलग किया जाए। वो कह रहे थे कि नहीं दोनों एक ही में बनेगा, जो उसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी। हमने कहा चलो ठीक है आप बना लो। 2-4 साल पूछे तो कहीं कुछ मामला उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो वो चूंकि हिंदी नहीं बोल पाते हैं, दक्षिण भारत के हैं, तो उन्होंने अपने जूनियर से कहा कि ऐसा है जरा वर्मा जी से इस पर डिस्कस कर लेना और इस बातों पर थोड़ा डिस्कशन कर लेना। वही डिस्कस हमारी हो रही थी, और जब इस बात को रखा गया तो उनकी बोलती हो गई बंद, और उन्होंने कहा ऐसा करो इस मामले को अलग कर दो और इस मामले को भी अलग कर दो। हमने कहा देखो मैं यही बात शुरू में कह रहा था कि ये दोनों अलग अलग कर दीजिए। अब जब उनके सामने महंगाई के बारे में जब हमने दिखा दिया, अब आप ही बताओ ना ये कोर्ट क्या जवाब देगी? अगर उससे कहा जाए आप ये सरकार क्या जवाब देगी? अगर इसके सामने कहा जाए बताओ तुम किस रुपए से महंगाई बता रहे हो, इस रुपए से बता रहे हो कि इस रुपए से बता रहे हो कि इस रुपए से बता रहे हो, तो इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। ये तो नेता हैं, ये कुछ भी बोल देंगे, लेकिन कोर्ट तो सुनेगी ना। कोर्ट में तो नेतागिरी चलेगी नहीं किसी की। तो ये बात है जो आपने पूछा था, तो आप संतुष्ट हो गए? हाँ, अब बताइए। सुनील बोलो। हाँ जी, वर्मा जी कल संजीव भाई चर्चा कर रहे थे, हाँ। तो एक सवाल कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कई साथी कि एक बार तो रुपए की बात आती है चांदी के स्टैंडर्ड पर, हाँ। और एक बार बात आती है सोने के स्टैंडर्ड पर, हाँ। तो जब इन दोनों का कनेक्शन देखते हैं तो एक रुपया जो सोने वाला है वो 770 मिलीग्राम है, तो वो दोनोों का बराबर कीमत में कैसे आ गए? ऐसा है, देखिए इस समय आप मेरा जो भी व्याख्यान आप सुनेंगे, हम सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं। चांदी के स्टैंडर्ड का बहुत कम चर्चा मैं सिर्फ बताने के लिए करता हूं कि रुपया ये है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कि 1893 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास की, हाँ, कि चांदी का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा। स्टैंडर्ड तो दोनों का था। अब इसका मतलब यह कि सरकार जो भी लेन देन करेगी वो गोल्ड स्टैंडर्ड में ही लेन देन करेगी। और आपने सुना होगा कि भारत में अंग्रेजों ने किसानों से कर लेना भी सोने के रूप में शुरू किया था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये वही एक्ट जब पास हुआ तभी वो किसानों पर लागू हुआ, नहीं तो पहले किसान चांदी का भी रुपया दे देता था, अपना जो अनाज बोता था उसमें से भी लगान के रूप में दे देता था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, लगान के रूप में अब हम गोल्ड लेंगे, माने सोने का सिक्का लेंगे, हम मुहर लेंगे। तो ये 1893 में, जो 1899 में, सॉरी 1899 में ये गोल्ड स्टैंडर्ड पास हुआ। और उस समय से ये गोल्ड स्टैंडर्ड भी आज भी मान्य है। यही गोल्ड स्टैंडर्ड आज के डेट में भी, चांदी आप जाएंगे ना तो लॉ में गोल्ड स्टैंडर्ड ही चलता है, क्योंकि वह नियम आज तक नहीं बदला गया। आज भी आरबीआई गोल्ड ही रखती है, चांदी नहीं रखती है। आज भी आरबीआई गोल्ड ही रखती है, चांदी नहीं रखती है। और आ जाइए, देखिए उलट यहां
अभी नेताजी के बारे में मैं चर्चा कर दूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो मुद्रा अपनी बनाई, उसका सबसे पहले तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। वह मुद्रा जो भारत में लॉन्च किया, वो आज की नहीं मुद्रा है, वो हजारों बरस पहले जो मैंने आपसे बताया है ना कि सैद्धांतिक मुद्रा जो बिल्कुल 100% शुद्ध थी, वह चीज नेताजी ने अपनाया अपना, बरसों पुराना, जिसमें लूटपाट का कहीं कोई जगह नहीं था। और उन्होंने स्वर्ण मान नहीं माना नेताजी ने। इसका बड़ी अजीबो गरीब कहानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं मोटा मोटी कि नेताजी ने यही चांदी का सिक्का चलाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 98% 8% घटा दिया था। उन्होंने कहा नहीं, ये सिद्धांत है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और सोना तो सब इन सबों ने हड़प ही लिया था, तो इसलिए उन्होंने स्वर्ण मान किनारे कर दिया कि नहीं, सोने नहीं, हम चांदी चलाएंगे। इन सबों ने चांदी को नहीं छुआ है, तो उन्होंने चांदी का सिक्का लेकर के चलाया। और वही पुराना स्वर्ण जो जुगों जुगों से चला आ रहा था मानक, जब से मानक बना। और आपको यह भी जान करके आश्चर्य होगा कि ये मानक का जन्मदाता भारत ही है। रजत मान या स्वर्ण मान का जन्मदाता भारत है। इसीलिए भारत दुनिया में जाना जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो चाइना और भारत, यही दो दुनिया में सबसे बड़े ये राष्ट्र थे। बिजनेस के मामले में, पैसे के मामले में सबसे धनी राष्ट्र थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रुपया जारी किया था, वो वही चांदी का रुपया था। उसको करेंसी जो उसकी क्रय शक्ति क्या थी आपको नहीं पता है। किसी आजाद हिंद फौजी से जाके पूछिएगा, जो नेताजी तनख्वाह देते थे अपने सेना को, वो 5 रुपये 7 रुपये, किसी का 10 रुपये, किसी का 12 रुपये, यानी किसी का भी वेतन 20-25 50 से मेरा ख्याल है जो सबसे सर्वोच्च होगा उससे अधिक नहीं था। वो कौन सा रुपया था भाई कि 10 रुपये और 12 रुपये में ही पूरा उसका परिवार चल जाता था। 10 रुपये का मतलब एक तोला सोना आज का 60,000 रुपया से भी अधिक। अगर 11 रुपया पाता है, 12 रुपया पाता है, तो समझ लीजिए लगभग 60-70 हजार रुपया हो पाता था, अगर आज से तुलना किया जाए तो। क्योंकि एक संबंध 10 मोहर था ना, एक तोला सोना। तो ये अंतर है। अच्छा, ये इतनी बड़ी चीज, ये अर्थशास्त्र है। बहुत से लोग होंगे जिनके दिमाग में उतना समझ नहीं आता होगा, तब भी तो थोड़ा बहुत जाता होगा। अगर आपके लिए ये अगर इस तरीके की कठिनाई पैदा करती है, तो वह ग्रामीणों के लिए वो कैसे अर्थशास्त्र समझेगा? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ये रुपया लीजिए, उसकी भाषा में समझाइए। अगर हम लोग जब जाते हैं अपने तरफ, तो जैसे आप लोग यहाँ हरियाणा के हैं तो हरियाणवी में वो आपकी भाषा खूब बढ़िया समझ लेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे क्या होता है तो आप यहाँ के घुले मिले। वैसे ही हम लोग भी जब हमारे वहाँ कार्यकर्ता जाते हैं तो उसी भाषा में, उसी के अनुसार, और वो फटाफट जान लेते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मेरा अनुभव है कि उनसे ज्यादा होशियार वो अनपढ़ है जो तेरे गांव में बैठा है। इनको डिग्री का नशा है, इन लोगों को अपनी डिग्री का नशा है, लेकिन उसके पास वो सीधा साधा भोला भाला है। उसके सामने अभी ये रुपया रखो, 1 मिनट में बता देगा यही असली है। वो देरी नहीं करेगा, वो कह देगा यही असली है। आज जो पढ़ा लिखा होगा वो, हाँ, अभी वो सोचेगा। तो दोनों में बड़ा अंतर है। और हम लोगों ने देखा है कि जो गांव का छोटा मोटा आदमी है वो फट से, क्योंकि वो दिल से साफ होते हैं ना, शहर के लोगों में ज्यादा कचड़ा होता है।
ये इतने पढ़ लिख लेते हैं कि अपने पड़ोस में कौन रहता है इनको नहीं पता। हाँ, ये इतने पढ़ लिख लेते हैं कि इनके पड़ोस में कौन है इनको नहीं पता। और हम लोग गांव में चले जाएं, किसी को भी पकड़ लें तो आधे पूरे गांव का समरी अपने पास रखता है। हाँ, बगल वाले से पूछा जाए तो उसके 2 पुस्तक का नाम बता देगा। ये हाल है। तो कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर आप जाते हैं तो ये चीज गांव वाले भी बहुत तेज पकड़ लेते हैं। पढ़े लिखों को तो हम लोग उनसे पाला पड़ता है ना, ये ऐसे नहीं मानते हैं। जब तक भरपेट नहीं खा लेते हैं तब तक वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और उनको कैसे क्या करना है वो सब चीज़ें होती हैं और किया भी जा रहा है। तो आप लोग जहाँ भी जाएं तो उसकी भाषा में, उसके तरीके से उसको पढ़िए। और ग्रामीण लोगों के लिए पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़े लिखों को पढ़ना बड़ी चीज़ है। तो यही मैं विशेष रूप से। और सुनील, अगला कोई सवाल? हाँ जी, 1 मिनट मैं बताऊँ। एक सवाल है ब्रिजेंद्र आर्य जी ताऊ जी, इन्होंने पूछा है कि लाखों टन सोना जो इंग्लैंड में गया है जी, क्या उसके आने के कुछ आसार हैं या वो नहीं आएगा? क्या हमारा कोर्ट उसको वापस दिलवा सकता है? और हमें लड़ाई लड़नी है तो किससे लड़नी है? सरकार तो 5 साल की होती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा है, आप पहला सवाल बताइए। ये सोना से संबंधित हाँ, है ना? लाखों टन सोना जो इंग्लैंड में गया है, हाँ हाँ, वह आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मैं बता रहा हूं। देखिए, वो राष्ट्र की सिक्योरिटी मनी है और सच्चाई ये है मित्रों, मैं आप लोगों से बताऊं कि कागज में भारत कहीं भी आजाद नहीं है। इसको आप याद रखना। हम 15 अगस्त को झंडा फहरा लें, खूब खुशी मना लें, ये एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है, लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच कुर्सी सत्ता के आदान प्रदान का, कुर्सी के आदान प्रदान का ही समझौता ये हुआ था और पूरे देश में ढिढोरा पीटा गया, आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। मैंने जो अब तक खोज की है, ये मुद्रा की खोज में मैंने पूछा था, देखिए ये सिक्का आपका नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का है। 47 में सत्ता हस्तांतरण किससे होता है? ब्रिटिश इंडिया से, ठीक। मुद्रा किसका आ गया? रिपब्लिक का। हुआ क्या? सिर्फ फोटो हट गया, और वो भी क्यों हटा? तो देखो, ये 45 तक आधा चांदी देते थे, 50% इसमें चांदी है और 50% सोना है, जो सन 1939 के बाद यानी 40 से 45 तक जो सिक्का ब्रिटिश इंडिया ने निकाला वो 50-50 था। पहले तो 8% था, अब इसमें क्या किया कि 50-50 कर दिया, आधा चांदी और आधा गाय। और जब नेहरू जी को दिया तो लोहा उठा कर दे दिया 47 में, ये भी जो था वो भी गाय। ये कैसे हुआ और इन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया? और वहीं से ये 47 से ही भारत की बर्बादी शुरू होती है। 47 के पहले भारत पर एक नए पैसे का कर्ज नहीं था। आज लाखों करोड़ रुपए इस देश पर कर्ज है।
मैं ये कह रहा हूं, जो आपने सवाल किया है गोल्ड का, देखिए इनसे तो कभी भी आप आशा मत कीजिए। ये जो सरकारें 5 साल वाली हैं और बहुमत वाली हैं और क्या क्या वाली हैं, अभी इनसे हम आशा नहीं कर रहे हैं। ये जब परिवर्तन होगा तो भाई तो हमारे देश का है, हम उससे लेंगे, ये तो हम मानेंगे ना। ये साफ सुन लीजिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम बर्दाश्त कर लें। हमको तो सुन के गर्मी आता है। वर्मा जी, ये बात क्लियर नहीं हुई, किससे लेंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? किससे लेंगे उसकी पूरी लिखित है, दस्तावेज है, किस डेट में कितना लेकर के ये गए हैं। वर्मा जी, जी मेरा निवेदन आपसे ये है, वो जिम्मेवार कोई संस्थान, व्यक्ति कोई तो बनेगा ना, मतलब परिवर्तन हो गया, जवाबदेही इसको इम्प्लीमेंटेशन में कौन लेके आएगा, जो देश में व्यवस्था चलाएगा और बाहर बात करेगा? कोई तो टूल आपने कल्पना किया होगा। तो कोई तो आएगा, मैं मान लिया आजाद आप आएंगे, आप सरकार में आ गए, मतलब जिम्मेवार तो वही होगा ना? क्यों नहीं होगा? हाँ, मतलब यही लेने के लिए आज भी वो जो देश का प्रधानमंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, कि देश का रुपया है वो मांगे। यही संजीव जी ऐसा नहीं मानते, मैं इसलिए क्योंकि आप नीति में साथ हैं दोनों, तो कन्फर्म करना चाहता था। मतलब आप तो मानते हैं ना? देखिए पहले बात सुनिए, वो कभी भी देगा नहीं आपको, वो तो यही कहेगा कि भाई वो तो पेपर करेंसी की बात थी और 47 से इतने 100 साल हो गए, हम कैसे दें। लेकिन हमारा जो काम है मांगना, हम कैसे मांगना छोड़ देंगे और देंगे क्यों नहीं? हम मांगेंगे लेने के लिए ना। आप सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ जो संशय था ना, कल यही क्वेश्चन मैंने संजीव जी से पूछा, उन्होंने कल्पना से बाहर कर दिया कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है आपके देश में, ये भी बाहर वाले तय करेंगे। तो परिवर्तन आपने ये कह रहे, तो सही किया, एकदम उन्होंने सही किया। परिवर्तन के बाद भी आपकी बात, परिवर्तन के बाद जब व्यवस्था वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब परिवर्तन के बाद तो ऐसी कल्पना संभव है ना? हाँ, क्यों नहीं संभव है? थैंक यू। क्यों नहीं संभव है? हम बिल्कुल संभव है। ये बताओ आप लोग, अकारण दूसरा देश दूसरे देश पर जाके कब्जा कर लेता है, समझ है ना? जो बेदिमागी लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष पर, वो सब क्या करते हैं? जैसे मान लो चाइना ने, सुनने में आता है कि भारत का हड़प लिया, चाहे भारत ने उसका जबरन हड़प लिया, तो भाई ये तो जोर जबरदस्ती हुई ना। हमारे पास तो उसके सारे सबूत हैं। अगर हम मांग रहे हैं तो ये बहुत बड़े हम गुनाहगार हो गए। भाई तो हमारा फर्ज है, हमारे देश से लेके गया है, हमको मांगेंगे और बिल्कुल मांगेंगे, हम छोड़ेंगे क्यों? वर्मा जी एक बात तो स्पष्ट हो गई। हाँ। कि जैसे आपने घड़ी का उदाहरण दिया है, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जो रुपया सबसे पहले आपने बताया कि शेरशाह सूरी ने बनाया है, हाँ। तो हम क्या ये मानने के जो माप बनाया वो शेरशाह सूरी ने बनाया? नहीं, माप पहले सुनिए, जो स्टैंडर्ड लिया ना शेरशाह सूरी ने, हाँ। नाम तो दिया रुपया शेरशाह सूरी ने, हाँ। लेकिन जो स्टैंडर्ड है 1 तोला हाँ शुद्ध चांदी, हाँ, ये स्टैंडर्ड कोई आज का नहीं था, वो हजारों साल पहले से चला आ रहा था। अच्छा, चलता आ रहा था। हाँ, तो स्टैंडर्ड वही लिया, मतलब स्टैंडर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया। बनाया पहले सिर्फ 1 तोला जो चांदी था, अच्छा, रुपया नाम दिया, शुद्ध था, वही लिया और उस पर नाम अपना करवा दिया। देखिए, नाम किसका शासक कब कब रहा है उसकी पहचान मुद्रा द्वारा ही आज भी होती है। इसीलिए इस मुद्रा को भारत की संप्रभुता माना जाता है। ये कैसे माना जाएगा कि इनकी मुद्रा है? अच्छा, मैं सिक्का तो चलता आ रहा था, रुपया नाम उसने दिया। हाँ, रुपया उसने नाम दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया नाम दिया। आप देखिएगा, मैं सिक्का आपको दिखाऊंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया उस पे लिखा रहता है। और सुन लीजिए, 1862 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उसने लिखा गवर्नमेंट रुपया। आज भी रुपये पर उठा के देखिए
क्या लिखा है? गवर्नमेंट रुपीस, गवर्नमेंट रुपया लिखा है किसी भी नोट पे, सिक्के पे देखिए गवर्नमेंट रुपया। ये गवर्नमेंट रुपया चल रहा है 1862 से। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी रुपये का सिर्फ नाम बदला और सारे उसके स्टैंडर्ड वजन सब कुछ ले लिया। 1800 है एक्ट में लिखा हुआ है, और वो वही सिर्फ नाम बदल दिया, नाम कर दिया गवर्नमेंट रुपीस, और तब से वो आज भी चलता है। इसमें जो आपने एक उदाहरण दिया कि 1970 में 200 रुपये क्विंटल गेहूं थी, हाँ, तो हम ये भी मान के चलें कि वो 200 रुपये भी, वो भी जाली थे, वो भी मतलब असली तो वो भी नहीं दे रहे थे उस टाइम पे भी जो चल रहा था। देखिए हाँ, एक ही बार ये सोने को पीतल नहीं बना दिए, धीरे 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 उसका अवमूल्यन किया गया। कब कितना परसेंट किया गया, ये सब हमने आरटीआई के माध्यम से उनसे मांगा है, लिखित में है हमारे पास, सब कुछ है। अरे सुनो बाबू, ये भाई साहब, ये जैसे ही आप जितने ही पहले और पहले जाओगे, मालूम होगा कि 1 कुंटल उसके गेहूं का दाम समझ लो कि आज फ्री में सब ले लिए, कुछ नहीं दे रहे हैं, वो शून्य है। ये जितना कहा जा रहा है ना, मैं तो सब सुनता हूं किसान नेताओं के बारे में। चाहे हम किसान नेताओं के बीच गए थे, यूपी में बहुत से किसान संगठन हैं, तो हमको लगा कि अब मैं क्या कहूं यहाँ, हमको लगा कि भाई मैं यहाँ आकर के ठीक नहीं किया। वो सब लोग डर गए कि ये तो आ जाएगा तो पूरा हम लोगों का संगठन में खा जाएगा, खत्म कर देगा। मैं सच बता रहा हूं, एक लाइन में मैं आपको बस बता दिया। और हमने कहा कि भाई देखो, हम इसके लिए नहीं आए हैं, हम कोई नेता नहीं हैं, हमको कोई नेतागिरी नहीं करनी है, हमको ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना मिनिस्टर बनना है, ना किसी पद की लालसा है, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए। ये चीज है, आप लोग इसको लेकर के फायदा उठाएं। तो वर्मा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अब के बाद जो भी चर्चा करेंगे हम, वो चांदी की जरूरत नहीं है करने की, और गोल्ड स्टैंडर्ड की ही बात करेंगे। मैंने आपको समझा दिया ना कि देखो, जो कानून में है उसकी बात करो, फालतू क्यों हम जाए अपना दिमाग इधर उधर लड़ाने। देखो, लाफुली जब चलोगे ना तो ला ये सब नहीं देखता है, वो देखेगा कि संविधान में क्या लिखा है। पहले जो था हम लोगों के वहां न्याय होता था, न्याय। अब क्या होता है, फैसला होता है। अब न्याय नहीं होता है, फैसला होता है। फैसला कैसे होता है? तो जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं, आपराधिक धाराएं, अब संविधान और उसके देख करके कि इसमें इनको क्या सजा निहित है, इनको क्या देना है, तो वो जो मोटा पोथा है उसी में उनको फैसला देना है। तो अगर मैंने उसको अध्ययन किया तो ये पाया कि भाई इसके अनुसार तो हमको चांदी उदी का अभी समय नामे ही नहीं लेना चाहिए। हाँ, दिखाने के लिए कि भाई देख लो, ये चांदी भी चला था, ये सोना भी चला था। आप अगर ये सब नहीं होता तो आप विश्वास करते? अब तो डीजल ला रहे हैं ना, अब तो ये भी कुछ दिनों तक मिल रहा है, बाद में ये भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोगों के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, 2-3 पीढ़ी बाद, ये सब कभी नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए तो बल्हारा जी की जरूरत पड़ गई। भाई आज अगर ये नहीं होता तो बल्हारा थोड़े ना हमको खोजते हुए गए, मैं खोजते खोजते बल्हारा के पास गया कि भाई ले लो ये। वर्मा जी जी, एक सवाल है, जो लखीमपुर खीरी वाली जो बात आप कह रहे हो, हाँ, वो कितने अमाउंट का मामला है टोटल? ऐसा है, सुनो,
वहाँ सैकड़ों किसानों का, हजारों किसानों का, मैं समझ रहा हूँ कि वो सैकड़ों में थे, उन सब की ये चीज़ लगाई गई थी, ये आवेदन। और आवेदन जो आजकल लग रहा है वो वैसा नहीं था, वो बिल्कुल साधारण सा था और उतने में ही हल्ला मच गया। अब तो उसके सारे अनुभव लेते हुए जो असली वो क्या कहते हैं घी निकला है, वो सब आप लोगों को दिया जा रहा है। आप घी मक्खन खा रहे हो बैठे बैठे। ये जो सवाल है अगला सवाल सिद्धांत से थोड़ा अलग है। हाँ, वो ये है कि आप सब कागजी कार्रवाई और कोर्ट के नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार गए हो, तो आपको जेल हुई इसके बारे में जानने की इच्छा कई साथियों के मैसेज हैं, कई साथियों के सवाल हैं। ऐसा है, देखिए जेल में हम लोग अगर बंद थे तो जेल में भी जेलर बेचारा हम लोगों से बड़ा परेशान रहता था। हमारे साथ लगभग 6-7 लोग बंद थे, लगभग 22 दिन 21 दिन रहे। तो हम लोगों को अलग लेकर के किनारे 1 दिन 2 दिन देखा और उसके बाद से अलग किनारे लेकर के कर दिया गया कि भाई आप लोग नेताजी उधर जा कर के रहिए, आराम से आप लोग पड़े रहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ गलत नहीं होने देते थे। और जेल में जो हम लोगों ने आँख से देखा तो लगा कि यहाँ की हालत ठीक नहीं है। तो हाँ, फोन ले लो यार, साइलेंट है तब भी उसको रखो, अपने पास रख लो, कोई आए काट दो। तो मैं ये कह रहा था कि जेल का अनुभव बहुत सुखद रहा हम लोगों का, सिर्फ कहने का जेल था। और पूरे जेल में ही भाई ये सही बात थी, हम लोग जेल में भी आते थे, कैदी सब बैठते थे, उन सबको बताते थे, अरे सर ये बात है, अरे आप कहाँ थे? हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि यार ये सब कैदी हैं, और वो सब बैठ करके खूब सुनते थे। हाँ नेताजी, अरे ये तो बहुत बड़ी देश में लूट हो रही है। हम लोगों ने कहा देखो ये सब जितने बंद हो यहाँ, ये सब तुम लोग निरीह हो, बिल्कुल बेदाग हो, वो तो मजबूरी में चले आए। ऐसा करो अब ये जेल हम लोग खाली करवाएंगे, और इस जेल में रहने का जो असली हकदार है उसको आना है अब यहाँ। ये सही बात है, वहाँ जेलर भी बहुत परेशान थे। तो बाद में हमने उनको समझाया कि सर हम लोग ऐसी बात नहीं, ये बात है। वो जेलर भी सुना बेचारा, वो भी अरे देखो भाई हमारे जेल में। तो अब उसके बाद से सब फ्री कर दिया गया कि आप लोगों को जैसे इच्छा हो वैसे रहिए, लेकिन ये सब काम उचित नहीं है। हमने कहा सर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो हम लोगों को अब अलग अलग बैरकों में भेज दिया। हमने कहा लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले हम लोग एक जगह थे, 2-4 आते थे, अब प्रभु को और कुछ मंजूर है तो उसने हर बैरक में भेज दिया। हम लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, अब जो बाकी था वो भी पूरा होगा। तो अब सब लोग एक एक बैरक में ले लिया, पूरे बैरक में तहलका मच गया। आप सोच लीजिए, हर बैरकों में, अरे 7 बैरक में हम लोग पहुंचे, 7 बैरक में चर्चा चली, बात चली, और सब लोग एकदम खुश। आज सब वहाँ पट गया। जिस दिन हम लोग निकले वो बेचारे सब स्टाफ वाले, जाइए आप फिर मत आइएगा, दोबारा मत। चलिए वर्मा जी आप बैठ सकते हैं, अपना ही घर समझिए। हाँ चलिए। और पानी दे दीजिए वर्मा जी को, काफ़ी समय हो गया होगा। क्वेश्चन आगे पूछते हैं हम। 2011 में जो एक्ट में बदलाव किया गया था, हाँ, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे ये जानना चाह रहे हैं साथी। और आपने पेपर्स के बारे में पूछा है, उसकी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब समय होगा तब आपको मिल जाएगा, उसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। बाकी जो एक्ट में क्या बदलाव किए वो बताइए। मैं 1 मिनट बता दूं एक चीज। देखिए पेपर्स के साथ दुरुपयोग के वजह से वो किसी को नहीं दिया जाता है।
हाँ, कुछ पेपर्स दिए जाते हैं, जैसे जो लगाना होता है दस्तावेजों में, वो तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे हैं कि वो आपके काम लायक नहीं हैं, वो सिर्फ कोर्ट के काम लायक है, वो बड़े बड़े जब डिस्कशन होंगे उसके काम लायक है। आप क्या समझोगे और आपकी इसकी क्या जरूरत है? आपको तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखने सुनने को मिल रहा है यही बहुत है। हाँ सर, क्या आपने 2011 एक्ट की बात आई? देखिए, इसमें मोटा मोटी मैं बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगा, और 2 लाइन की बस बात है, किसी भी गवर्नमेंट को संसद को कानून बनाने का अधिकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और गवर्नमेंट कोई भी कानून ला सकती है, बना सकती है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन एक गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट अगर मिलकर के चाह दे कि सिद्धांत को बदल दिया जाए तो यह कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, पश्चिम में डूबता है, संसद में यह पास करवा दिया जाए कि साहब पश्चिम से उदय होता है और पूरब में डूबता है, तो क्या हो जाएगा? अब सूर्य पश्चिम से उदय होगा, पूरब में डूबेगा। सूर्य पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 सही 1/5 दिन में करती है, 1/4 दिन में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर संसद में यह पास कर दिया जाए कि साहब 200 दिन में पूरा करती है, तो क्या अब 200 दिन में पूरा करने लगेगी? तो मेरे कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड स्थिरांक होता है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। और जब रुपए का एक्ट बना है तो बिना मानक का कोई एक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे हम मानव हैं, कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताइए, आपका स्टैंडर्ड क्या है? पूछ सकता है कोई कि भाई आपका स्टैंडर्ड क्या है? तो हमारा स्टैंडर्ड प्राण है। प्राण जब तक है तब तक हमारा अस्तित्व है। अभी प्राण निकल जाए तो इस बॉडी में कुछ कमी नहीं होती है, एक एक रोआ गिन लो, सब उतना ही रहेगा। लेकिन वह प्राणवायु जब निकल जाती है तो लोग कहते हैं मट्टी हो गया, जल्दी घर से बाहर करो। हाँ, उसी का लड़का कहता है जल्दी घर से बाहर, और ले जाकर के अपना अंतिम क्रिया कर देता है। ठीक उसी तरीके से रुपए की आत्मा उसकी स्टैंडर्ड है, उसकी क्रय शक्ति है। और क्रय शक्ति क्या है? या तो स्टैंडर्ड है। बिना स्टैंडर्ड का कोई रुपया बन ही नहीं सकता। इन्होंने जो 2011 बनाया है उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये तो बस जाने भर की देरी है, परिवर्तन में देरी नहीं है। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो रुपए की आत्मा थी उसका स्टैंडर्ड वो निकाल दिया, तो अब रुपया मट्टी हो चुका है और वो हमको मट्टी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रुपया है। अब एक सवाल आपका व्यक्तिगत है, बहुत वैसे इस पर अलग से चर्चा करते तो ठीक रहा, इस पे काफ़ी लंबी रही है हमारी चर्चा, लेकिन फिर भी हम बहुत बता देते हैं कि आपकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, थोड़े शब्दों में, ज़्यादा नहीं। हमारी यात्रा की, हाँ, जो इस यात्रा में शुरू किया कि आपके दिमाग में पहली बार कब आया? क्योंकि आप तो सुनार थे, आप तो सोने के साथ ही आपका उलट पुलट सुलट चलता था, तो वो सोना छोड़कर रुपये के पीछे कैसे भागे आप? और फिर कह रहे रुपये वालों को कह रहे रुपया छोड़कर सोने के पीछे भागो। ऐसा तो आप, और दूसरा सवाल पूछा है क्या आप अर्थशास्त्री रहे हैं पहले? ये अर्थशास्त्रियों को ये चीज पढ़ा दी तो भाई साहब देश में क्रांति ना हो जाएगी। चलिए, और कितना मुश्किल रहा आपका सफर? ये 3 सवाल इस एक सवाल में है। मैं यात्रा कैसे शुरू हुई, बहुत शॉर्ट में? देखिए, यात्रा की शुरुआत
हम थोड़ा सा इसमें कटौती करेंगे कि यात्रा की शुरुआत को छोड़िए, ये सब आपको मालूम हो जाएगा। 96 में, सन 1996 से ये बात आती है हमारे सामने, और 2000, लगभग 2000 से मैं इसमें, सन 2000 से मैं इसमें सक्रिय होता हूँ। हमारे कुछ साथी मित्र होते हैं और हम लोग इसमें, मेरा उसमें कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं था। मैं सच बता दूं, उस समय मेरी भूमिका बस यही थी कि मैं आर्थिक रूप से मदद करता था उन दोस्तों का जो इस काम में निकले थे, क्योंकि मेरी अपनी सराफी की दुकान हुआ करती थी, आज भी है। वो सब भाई लोगों को मैंने दे दिया और अपने अब जोगी बन के घूम रहा हूँ। तो यहीं से शुरुआत होती है और वो मामला हम लोग किसानों का, ये सब लड़ाई नहीं लड़ते थे, हम लोग किसानों को लेकर के लड़ते थे। और उसमें ये रिसर्च बहुत पुराना था, लेकिन हम लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। 2006-7 की घटना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंच गए और उस समय ऐसा काम किए थे कि भारत सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और उसमें थाने से लेकर के, देखो उस समय हम इसीलिए कहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा काम कर दिए हैं जो आप लोग अभी 100 बार सोचोगे, और हम लोग उसको कर चुके हैं। वो एफआईआर पहुंच जाती है, वो थानेदार देखते ही कहता है यार ये सब क्या लाए हो, हम ही थे क्या। हमने कहा भाई ये हम किसी हिंदुस्तान के किसी भी थाने में किसी के खिलाफ भी एफआईआर कर सकते हैं, तो आप ले लीजिए। और ये हुआ था सीधी मध्य प्रदेश में। एक मित्र थे, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने यहाँ कराऊंगा। हमने कहा ठीक है आप ही कराइए। सभी मित्रों की ये हुई कि ठीक है आप कराइए। वहीं से हुआ और वहाँ से अब वो कहा कि देखिए जब तक हमारे ऊपर के अधिकारी एसपी इस पर आदेश नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। वहाँ हम लोग गए, एसपी अवाक रह गया, कहा कि आप लोग आदमी हैं कैसे, आप लोग अपना पहले ये दीजिए, आप लोग कहाँ कहाँ के हैं। तो कोई यूपी का निकला, कोई एमपी का निकला, कोई कहीं का निकला। अब उसने हम लोगों पर जांच लिख दिया और महीनों दिन लगे, हम लोगों की जांच हुई कि ये लोग आदमी हैं कैसे। तो वहाँ थाने से हम सभी के थाने से रिपोर्ट गया कि नहीं ये लोग ठीक ठाक हैं, कोई इनके ऊपर धारा वारा नहीं है, ये आपराधिक टाइप व्यक्ति नहीं है। लेकिन वो भाग गया एसपी, उसने आदेश नहीं किया। फिर हम लोग सीजेएम के यहाँ गए, सीजेएम भी भाग गया। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमारे ऊपर 200 रुपये का जुर्माना होता है, हम लोग उस 200 रुपये को भरते हैं। फिर उसी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, फिर वहां से वो आर्डर करता है जज कि ये 200 रुपया हमको वापस कर देता है, जो दंड लगाता है। हाँ सुन लीजिए, उस दंड को वापस कर देता है और फिर वो आर्डर नहीं करता है कि हमारा एफआईआर लिया जाए। जबकि हम लोग वहां इसलिए पहुंचे थे कि भाई कोई भी हमारा एफआईआर हो, आप कोई आवेदन दे किसी अधिकारी को तो उसकी हैसियत है, कह देगा मैं नहीं लूंगा, फिर उसको वो कुर्सी पे नहीं रह सकता है। भाई तुम ले लो, मत इस पर कोई कार्रवाई करना, उठा के फेंक देना, कम से कम ले लो तो ये तुम्हारा दायित्व तो बनता है। लेकिन हमारा वो लेकर के थाने में जस का तस वैसे ही पड़ा था और हम लोग इधर हाई कोर्ट तक पहुंच गए और हाई कोर्ट के जज भी सुनने के बाद, क्योंकि वो हो जाता तो उनकी सरकार गिर जाती। अब देखिए वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ए के माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता, जो मैं आप लोगों को बताता हूं।
उनके खंडपीठ में, वही वो केस था। और अंत में जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैंने आपका FIR आपकी पिटीशन देखी है, बिल्कुल सही है, बट SLP इज डिसमिस्ड। अब हम लोगों को भाई हमारा जो मित्र था उसको आ गया गुस्सा, आप जाट हैं, वो आप ही। अच्छा, इस पे जब उन्होंने कहा कि द SLP इज डिसमिस्ड, तो अंतिम अस्त्र हम लोगों के पास था, वही निकाला गया, यही सिक्का, और उनके सामने रख दिया गया कि श्रीमान इसमें कौन सा असली रुपया है और कौन नकली रुपया है, जरा हमको दे दीजिए, कौन वैध है और कौन अवैध है, ये आप हमको दे दीजिए। और वो लोग एकदम चुप हो गए, और उसके बाद जो हुआ मैं यहाँ मंच से नहीं बता पाऊंगा। बस समझ जाइए आप। वह एक सुप्रीम कोर्ट की गरिमा है। नहीं, इन्होंने नहीं, सुनो, ऐसा है, अभी यहाँ वैध अवैध की बात नहीं थी, अभी तो एप्लीकेशन लेने की बात थी। वो जब एप्लीकेशन लेंगे तब ना हम वैध अवैध की बात करेंगे। उसी डर से तो सब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लिए, तो हम लोगों ने उसका रास्ता चेंज किया। अब ये बताओ, ये कोई कर्जदार है, अब वो जब पहुंचेगा कोर्ट में तो वहां भी कह देंगे क्या कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, वहां तो सुनना पड़ेगा ना। कर्जदार की बात तो लेनी पड़ेगी उनको। वो तो हम सामूहिक रूप से गए थे, अब तो उनको लेना पड़ेगा। कहां तक बचेंगे? उस समय जब हम लोग गए थे तो ये दस्तावेज जो इस समय है, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था जी, और इस समय किलो में है दस्तावेज हमारे पास, किलो में। 1, 2 और 5, 10 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर उसकी फोटोकॉपी करवा दिया जाए तो इतना होगा दस्तावेजों की। और सब हमारा नहीं, सब रिसर्चरों का अपना अपना रिसर्च है, और जो ITI है उसका अलग है, और राष्ट्रीय अभिलेखागार और वहां से निकाला गया अलग है। पूछिए, एक जगह तो इनको मैं लेके गया था RBI के अभिलेखागार में, और हनुमान जी जैसे इन्होंने पूरा वहां से उठा लाया, कहा नहीं सब चलेगा। हमने कहा चलो तो ठीक है, आ गया है, सब आ गया है। तो कहने का मतलब ये कि हम कागज के मामले में पूर्णतः तैयार हैं, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। बस एक कमी है जो मैंने बलहारा जी से बताया है, कहीं बाहर एक रिसर्च, मेरी इच्छा है, हालांकि हो या ना हो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हो जाती तो और बढ़िया होता है। हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, इतने लोग जुड़ रहे हैं, सब होगा। जहाँ नेताजी ने सिंगापुर में कुछ काम किया था, वो लेकर के आना है, उस पर भी काम चल रहा है। आप वो जो संजीवनी बूटी लेने गए थे ये, और फिर हम साथ में थे तो हम पूरा पहाड़ ही उठा लेते ये उसकी बात बता रहे हैं। वो डायरेक्टर को भी ये लगा कि इनको जल्दी से यहाँ से निकाल डायरेक्टर, एक बात जान लीजिए कि वहाँ डायरेक्टर बहुत प्रभावित था, और मुझे नहीं लगा कि ये सारे मिल जाएंगे। और जब इन्होंने हमसे कहा कि अरे आप सबकी बात करो, कह दो नहीं पूरी ये दे दे, तो हमने कहा वो देते नहीं है सर। तो कहने में क्या जाता है, आप कह के तो देखिए क्योंकि वो बहुत सम्मान किए हमारा, वो जो डायरेक्टर हैं बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप सब दे दीजिए। हाँ हाँ वर्मा जी ले लीजिए, सब आप ले लीजिए। हमने कहा अरे बाप रे बाप, ये क्या सुन रहा हूँ। बस तुरंत हम लोग भरे, और उन्होंने कहा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, सब उनका डिमांड जो भी था पूरा किए और काम हो गया। तो ये तो मैं बलहारा जी को मानता हूँ कि ये हनुमान जी हैं, पूरा पहाड़ में उठा के लेके चले हैं। तो अच्छा, भूख तो नहीं लगी होगी ना? व्रत रख लें फिर आज, और जो गाना खाना बन गया उसको ठंडा कैसे? नहीं खाना अभी ऐसा करते हैं, व्रत करेंगे कल, है ना? वो एकादशी का था कल, बीते हुए कल, तब रखना था अपने को, लेकिन कल रखेंगे अपना व्रत। आपने अनुमति दे दी है।
आज आप खाना खा करके आएंगे, अभी जितने भी सवाल बचे हैं सारे सवाल लेंगे, क्योंकि ये 7 दिन रखने का मकसद ही ये था कि किसी के बड़क नहीं रह जाए, बस सारी बड़क मिटावांगे, जितनी बात हो सारी निपटा के जावांगे, और जब तसल्ली हो जाए फिर तो हंग हला दोगे जब बात। और आप सोचो इनकी PIL रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती कर दी उन्हें, है? हमारी जब 1 लाख एप्लीकेशन पर्सनल जब दर्ज होंगी तो इनके किस तरह पासने पाटेंगे, इसका अंदाजा लाना मतलब कितना मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी क्रांति आपका इंतजार कर रही है। आप बस तैयार रहें, और जो बीमार रहें, नहीं बीमार ना रहें, जो बीमार हो गए हैं भोजन करके फिर से मजबूत हो जाएं, और दोबारा से हम लोगों को झेलने के लिए 2:30 बजे हम यहाँ पर दोबारा से मिलते हैं। अभी कितना टाइम हुआ है?